नमस्ते दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस वीडियो में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 और लास्ट चैप्टर है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बैलेंस ऑफ अकाउंट्स की मीनिंग, इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या आता है बीओपी के स्ट्रक्चर में, जो कि आपका करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा बीओपी का इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। छोटा सा ही वीडियो रहेगा क्योंकि लास्ट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? एक स्टेटमेंट है अकाउंट्स का जिसमें सारे के सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो एक कंट्री के हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी पूरी दुनिया से, ठीक, जनरली वन अकाउंटिंग ईयर के दौरान, ठीक, ये ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल के, फर्म के और गवर्नमेंट के किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है मेजरली। ठीक है। और इसको बीओपी की लैंग्वेज में मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि गुड्स विजिबल होते हैं, ये बॉर्डर्स को क्रॉस करते दिखते हैं। ठीक। और दूसरा आता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो कि कहा जाता है इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता जब वो बॉर्डर क्रॉस करती हैं। ठीक। थर्ड आता है आपका इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड एक्सेट्रा। और फोर्थ है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट, जैसे कि प्लांट मशीनरी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो कब होगा? जब हम गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या फिर तब होगा जब फॉरेनर्स जो है हमारे यहाँ फाइनेंशियल या रियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है। कि हमारे यहाँ के उन्होंने कोई फैक्ट्री खरीद ली, हमारे यहाँ के जो है क्या कहते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया। ठीक है। आप सोच रहे होंगे पहले जब प्लांट एंड मशीनरी बोला गया कि ये फिर गुड्स में क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि सेल एंड परचेज का मतलब नहीं है कि ये प्लांट एंड मशीनरी चल देती है किसी गुड्स की तरह एक देश से दूसरे देश से, बिल्कुल नहीं। ये प्लांट एंड मशीनरी जहाँ एग्जिस्ट कर रही होती रहती वही है, इसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है। जब कोई इंटरनेशनल व्यक्ति, फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन व्यक्ति हमारे देश, मान लीजिए इंडिया में कोई प्लांट खरीदता है, तो इसका मतलब है प्लांट यही रहेगा, लेकिन अब ये ओन और मैनेज उसके द्वारा किया जाएगा जिसने वहाँ अमेरिका में रह के से खरीदा है। चाहे वो रिमोटली करे, बीच बीच में आके मॉनिटर करे, चाहे वो बीच में आके मॉनिटर भी ना करे, और चाहे जो है वो पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाए उसको ओन और मैनेज करने के लिए। लेकिन अब इस प्लांट का जो भी प्रॉफिट है, जो भी सेल्स है, उसका शेयर किसको जाएगा? पूरा पूरा उस ओनर को जो वहां अमेरिका में रहता है या अमेरिकन है। ठीक। तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ रियल एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि आप जानते ही हैं कि किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेना, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लेना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेना, ये सब क्या है? या जैसे आप अभी आप एफडीआई, एफआईआई सुनते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट्स, इनके शेयर्स खरीदना, इनके कैपिटल में अपना एक शेयर खरीद लेना, ये क्या कहलाता है? फॉरेन एफडीआई या एफआईआई। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं दोनों केस में क्या होगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। भाई जब वो हमारी चीजें खरीदेंगे तो वो अपनी करेंसी में खरीदेंगे, वो अपनी करेंसी हमें देंगे। ठीक। चाहे वो गुड्स या सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो हमारे यहाँ के फाइनेंशियल या रियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आउटफ्लो कब होगा? जब पूरा जो बचा हुआ वर्ल्ड है वहां से हम कुछ इंपोर्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज, या हमारे रेजिडेंट जो है वहां बाहर के देशों में फाइनेंशियल या रियल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक। बीओपी अकाउंट ये सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है फॉरेन एक्सचेंज के, और रिसिप्ट्स को क्रेडिट और पेमेंट्स को डेबिट आइटम्स के रूप में रिकॉर्ड करने के बाद एक बीओपी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें इकोनॉमी विद रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या परफॉर्म कर रही है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। देखिए क्या क्या आ जाता है कंपोनेंट्स में बीओपी अकाउंट्स के: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, जैसे कि हमने पहले सुना। करंट अकाउंट क्या है? ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन व्हिच डू नॉट इंपैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री।
इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लाइबिलिटी या एसेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो बढ़ते हैं ना ही घटते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ठीक, इसमें कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं होता। इसमें क्या क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाता है। ठीक है, लेकिन छोटे आइटम्स जैसे कि सेलुलर फोन्स यहाँ पे आ रहा है ना, इंश्योरेंस सर्विसेज और भी बहुत सारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं जो जाती है। फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जो रेंट, वेजेस या इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में अपना पेमेंट लेती है। ठीक, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। ठीक, इन्वेस्टमेंट में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ जाता है, और फैक्टर इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन मतलब सैलरी, वेजेस, बोनस एक्सेट्रा। इसके अलावा होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये वो सारी सर्विस होती हैं जो इसके अलावा होती है, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्या आते हैं, देखिए आपने देखा सर्विसेज, गुड्स, और थर्ड क्या आते हैं आपके करंट ट्रांसफर्स, यानी कि वो ट्रांसफर जो फ्री है, यूनिलेटरल है, जैसे गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंसेस, डोनेशंस। ठीक, ये सब भी इनविजिबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब आपने देखा कि भाई हमारा जो बीओपी अकाउंट है उसके जो कंपोनेंट है करंट कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व, उसमें करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का और करंट ट्रांसफर्स आ गया। अब आते हैं इसकी डिटेल्स में। ठीक है, कि ट्रेड बैलेंस या मर्चेंडाइज बैलेंस कैसे बनता है, तो ये बनता है एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से। ठीक, भाई हमने लिखा हर जगह परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल्स का मतलब क्या है, चाहे आ रहा हो चाहे जा रहा हो दोनों नोट करना है। लेकिन जो आ रहा होगा वो इम्पोर्ट होगा, जो जा रहा होगा वो एक्सपोर्ट होगा। तो ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा, बीओपी कैसे निकलेगा, वो बैलेंस निकलेगा एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वीडियोस में बनाऊंगा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उसमें मैं ये न्यूमेरिकल्स रख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहे हैं। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट यानी सेकंड पार्ट पे बीओपी के। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन व्हिच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी स्टेटस। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या अंतर था। कैपिटल लॉन्ग टर्म नेचर के थे जो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करते थे, लेकिन रेवेन्यू शॉर्ट टर्म नेचर का था जो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता था। तो वही रेवेन्यू को यहाँ करंट बोल दिया गया। ठीक, अब कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म पता ही चलता है बात उसके नाम से ही कि ये मेजर है, काफ़ी बड़े अमाउंट का है। तो ये एसेट लायबिलिटी के को डिफर कर देता है। ठीक है, जिससे कि किसी दूसरे देश से हमारे देश ने लोन ले रखा है, तो जब लोन ले रहे होंगे तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, वो ना ही सेल है गुड सर्विसेज का, ना ही परचेज, ना ही वो सेल या परचेज है सर्विसेज का, ना ही वो करंट ट्रांसफर है मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो किस में आता है, वो यहाँ आता है कैपिटल अकाउंट में। फिर मान लीजिए 10 साल बाद उसका रीपेमेंट हुआ तो उसका रीपेमेंट भी यहीं आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि इससे एक लायबिलिटी बढ़ी और घटी। सिमिलरली असेट्स भी ऐसे हो सकते हैं। जब एफडीआई एफआईआई की बात होती है या कोई प्लांट या मशीनरी खरीदने की बात होती है तो यही होता है भाई, असेट हमारा घट गया, दूसरे क्या हो गया उसके पेमेंट करने के बाद। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आती है कैपिटल अकाउंट में। दो प्रिंसिपल कंपोनेंट बोले तो एक तो बोरोइंग, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। कमर्शियल बोरोइंग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स करते हैं और असिस्टेंस गवर्नमेंट करती है, लेती है, किस लिए, देश को चलाने के लिए। और दूसरा पार्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो चाहे एफडीआई हो। ठीक, अच्छा एफआईआई एफडीआई में फर्क क्या होता है,
जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है वो बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ की फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमारे यहाँ के फर्म्स का कुछ शेयर खरीदते हैं समथिंग। लेकिन एफडीआई होता है सीधे अपनी कंपनी को यहाँ लेके आना, ठीक, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ठीक है। ये जब यहाँ खुल रहे हैं तो यहाँ पे सीधा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट में कुछ शेयर खरीद लिएगा। अदर कंपोनेंट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स, भाई एनआरआई लोग जो बाहर देश में कमाने गए हैं हमारे यहाँ से, उनकी यहाँ फैमिली होती है, वो अक्सर अपनी फैमिली को कुछ भेजते हैं या खुद यहाँ पे ही डिपॉजिट रखना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को यहाँ रखना चाहते हैं। तो ऐसे केस में वो अपनी इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ भेजते हैं, ठीक। अब वो जब यहाँ भेजते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। सॉरी, जो उनके डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, मतलब उनके अकाउंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली को अपनी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में भेजते हैं पैसा डायरेक्ट, तो वो करंट ट्रांसफर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रैंड डोनेशन और ये सब था, उसी में का हो जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्योंकि उनकी फैमिली का अकाउंट एक ऐसे सिटीजन के नाम पे होगा जो सिटीजन यहाँ का क्या कहते हैं कि मतलब जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। लेकिन वो जो पैसे पा रहा है वो बिना किसी काम के पा रहा है, मतलब वो उसके बदले उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो वो ट्रांसफर यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका बैंकिंग कैपिटल, यानी अदर देन एनआरआई डिपॉजिट। जब कोई भी कमर्शियल बैंक फॉरेन एसेट को होल्ड करता है, ठीक है, जैसे कि आपने विजय माल्या और इस टाइप के केसेस सुने होंगे, ऐसे में यही होता है। मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर है और उसको चाहिए लोन, ठीक। अब उसको इतना बड़ा लोन चाहिए कि यहाँ के बैंक के पास इतने फंड्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है कि वो दे पाए, लेकिन क्योंकि वो सिटीजन यहाँ का है तो इसीलिए उसे लोन तो यहीं से लेना चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो बाहर के बैंक से लोन लेता है और यहाँ के बैंक बनते हैं उसके गारंटर। अब जब वो गारंटर बनते हैं, मान लीजिए वो अपने लोन बिना चुकाए भाग गया, तो गारंटर को पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे बैंक को पे करना पड़ेगा। हमारा बैंक वहां के बैंक को पे तो कर देगा, बट उसका राइट बन जाएगा इस व्यक्ति के सारे एसेट्स पे। अब वो एसेट्स अगर देश के बाहर भी हैं तो भी वो क्या है, एक कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है, क्योंकि वो कहलाते हैं फॉरेन एसेट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। क्योंकि थोड़े रेयर केस में अकर होते हैं, इसीलिए ये केवल कमर्शियल बैंक द्वारा हेल्ड किए हुए फॉरेन एसेट नाम से ही कहलाए जाते हैं। फिफ्थ है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। छोटे छोटे ट्रेड्स होते रहते हैं जिसमें क्रेडिट चलता रहता है, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी। ऐसे ट्रेड क्रेडिट जब इंटरनेशनली अकर करते हैं, मतलब एक देश की कंपनी और दूसरे देश की कंपनी के बीच, तो उनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, और वो भी कैपिटल अकाउंट में शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड आता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, यानी कि जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये ओवरऑल बैलेंस होता है जो फाइनली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में आरबीआई के शो होता है। क्योंकि आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है। इस वजह से ये सब कुछ रूट होता है आरबीआई के थ्रू। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाते हैं, अगर बीओपी का ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाते हैं, और अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है, ठीक, तो ऑफिशियल रिजर्व घट जाते हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब मान लीजिए करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एरर ओमिशन सबको टोटल कर लिया गया, तो अगर ये जीरो आता है, मतलब हमारा हर तरीके का फॉरेन एक्सचेंज जो आउटगोइंग वाला है और इनकमिंग वाला है वो दोनों टोटल होके जीरो हो रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि जीरो पे है,
ठीक, कोई मूवमेंट नहीं होगा ऑफिशियल रिजर्व में सेंट्रल बैंक के, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन दूसरा केस भी हो सकता है, अगर वो जीरो नहीं है, ठीक, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम जब जीरो ना हो तब हमेशा होता है, सरप्लस तब होगा जब पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या जो भी आपके कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट है उसका सम अप, अगर पॉजिटिव नंबर है तो बीओपी सरप्लस है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो बीओपी डेफिसिट है, ठीक। और अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, ऑफिशियल रिजर्व को बढ़ाएगा या घटाएगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स वो होते हैं जो प्रॉफिट को देखते हुए कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, इस सोच के साथ जो है जो बीओपी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो ऑटोनॉमस आइटम कहलाते हैं, ठीक। जबकि एकोमोडेटिंग आइटम्स ऐसे होते हैं जो इस व्यू से किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक करता है या सरकार खुद करती है, गवर्नमेंट जो होती है किसी देश की, कि वो बीओपी इम्बैलेंस को करेक्ट कर सके और बीओपी इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर सके, ठीक। जैसे कि अभी हमने देखा था कि स्टार्टिंग में बीओपी के कंपोनेंट में ऑफिशियल रिजर्व आ रहा था, लेकिन जब हम देख रहे थे कि डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी या इक्विलिब्रियम इन बीओपी, तो हम केवल सरप्लस और डेफिसिट देख रहे थे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। ऑफिशियल रिजर्व को हम कब यूज कर रहे थे, जब हम कहना चाहते थे कि भाई बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, उसे इक्विलिब्रियम में लाना है। अब लाने का क्या मतलब है कि ये अपने आप अकर नहीं हुए, ये गवर्नमेंट या आरबीआई द्वारा अकर किए गए, जिससे कि जो बीओपी है वो जीरो पे आ जाए। अगर बीओपी प्लस 2000 चल रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व को 2000 बढ़ा के हम क्या करें, बीओपी को वापस जीरो कर दें। अगर मान लीजिए 1500 कम चल रहा है तो हम ऑफिशियल रिजर्व को 1500 कम करके बीओपी को वापस जीरो कर दें, ठीक है। तो ये होता है ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम के बीच में डिफरेंस, ठीक। ये पेज उल्टा हो गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स और बीओपी डेटा, क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, पहली चीज कुछ ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की जाती है। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, इकोनॉमी की डोमेस्टिकली अपनी क्या स्टेटस है, वो कहाँ लाए कर रही है, अच्छे में है बुरे में है, क्या सिचुएशन है उसकी, ठीक है। सेकंड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें पता करना होता है। देखिए, हमने नेशनल इनकम एस्टिमेट करते समय ये वर्ड बहुत बार आया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे हम, भाई एक्चुअली जब आप रियल सिचुएशन में होगे और एनएफआईए कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप क्या करोगे, आप जो है एनएफआईए आपको कोई लाके नहीं दे देगा, लिख के नहीं दे देगा, आपको उसे भी डिराइव करना पड़ेगा। तो उसे डिराइव करने का क्या तरीका है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना होगा, ठीक। तब आपको उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता चल पाएगा, चाहे फ्रॉम हो चाहे टू हो, प्लस या माइनस। एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि है कंपोनेंट एडी का। बीओपी अकाउंट सीधे सीधे शो कर देता है कि हमारा देश क्या एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहा है कि बाकी देश बाकी दुनिया पे टिका हुआ है, मतलब उन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्स माइनस एम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। मार्केट पोटेंशियल, बीओपी अकाउंट ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में मार्केट का क्या पोटेंशियल है, ठीक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पोटेंशियल होगा, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करे, ऐसा वो तभी करता है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इतने बड़े डिसीजंस तभी लेते हैं जब उन्हें साफ दिख रहा होता है कि फ्यूचर है यहाँ पे इन्वेस्ट करने में। फ्यूचर कब होता है, जब मार्केट में पोटेंशियल आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी कि किसी भी कंट्री का जो बीओपी परफॉर्मेंस होता है वो सीधे सीधे उसके मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। अगर ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो प्रेशर होता है कि डिमांड की जाए डोमेस्टिक करेंसी की, तो आरबीआई को उसके लिए अकॉर्डिंगली
मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करनी होती है और अकाउंट करना होता है। इसी तरह से अगर पुअर फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो हार्ड टैक्स लॉ एक्सेट्रा बनाने होते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी उस तरीके से फॉर्मुलेट करता है। ठीक, तो बीओपी सीधे सीधे एक कंट्री की दूसरे जो बची हुई पूरी दुनिया है, बाकी सारे देश हैं, उनके रिलेशन में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिवील करता है। ठीक, डिफरेंसेस एज यूजुअल आप लोग घर पे पढ़ेंगे होमवर्क में, सारे पेजेस उल्टे हैं, और इसी के साथ ही बुक चैप्टर सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा सारे पेज उल्टे इसलिए हो गए क्योंकि जो उल्टे थे मैंने उसे सीधा कर दिया था। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की आपकी इसी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बीओपी तक का आपका कोर्स था। प्रोजेक्ट वर्क वगैरह आपका स्कूल में चल ही रहा होगा। क्वेश्चन पेपर 23 का आप सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार अपनी बुक से, जब आपका पूरा कोर्स रिवाइज भी हो जाए तब। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और चैप्टर किसी और प्लेलिस्ट